अरे, इतनी मोटी तगड़ी गाय, और ये क्या? इसका रंग तो बिल्कुल सोने जैसा सुनहरा है। यानी इसका दूध बहुत मीठा होगा और ये ढेर सारा दूध देती होगी। चलो जल्दी से इस गाय को अपने तबेले में ले जाकर बांध देता हूँ। फिर तो मेरे पास बहुत सारा धन होगा और रोज इतने स्वादिष्ट दूध पीने को मिलेगा। हरिया लालच में आकर उस गाय के पास पहुंचता है। जैसे वो उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, अचानक एक बहुत तेज रोशनी निकलती है। हरिया की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और वो हवा में खिंचकर गाय के मुंह की ओर बढ़ने लगता है। नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? मैं इस गाय के मुंह में कैसे समा रहा हूँ? बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। हरिया अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाता रहता है, पर देखते ही देखते वो तड़पते हुए गाय के पेट में समा जाता है। अरे, कोई है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो, यहाँ बहुत अंधेरा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई तो मुझे बाहर निकालो। हरिया गाय के पेट के अंदर से चीखता चिल्लाता रहता, लेकिन जंगल में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। वो रहस्यमय सुनहरी गाय धीरे धीरे घने जंगलों की गहराई की तरफ बढ़ने लगी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। गांव में मुखिया का आतंक आग की तरह बरस रहा था। वो बात बात पर गांव वालों को डराता, उनसे पैसे वसूलता था। एक दिन मुखिया गांव में निकल पड़ता है और एक घर का दरवाजा पीटने लगता है। अरे, घर के अंदर क्या कर रहे हो? सो गए क्या? जल्दी बाहर निकलो। घर से बलवीर बाहर आता है। हाँ मुखिया जी, क्या हो गया? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या कोई गुनाह हो गया हमसे? अरे, तुझे नहीं पता, हम गांव की सड़कों की मरम्मत करवा रहे हैं, इसीलिए मुझे पैसे चाहिए। जल्दी से पैसा निकाल। मुखिया जी, पिछले महीने ही तो आपने सड़क के नाम पर पैसे लिए थे। क्या एक महीने में सड़क खराब हो गई? ओ देख, तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। मैं पैसे ला रहा हूँ ताकि काम अच्छे से हो सके। चल चल, जल्दी सवाल मत कर और पैसे निकाल। बलवीर बेमन से अंदर जाता है और पैसे लाकर मुखिया को दे देता है। मुखिया पैसे लेकर आगे बढ़ जाता है। पता नहीं इस मुखिया का आतंक कब खत्म होगा। इसके पैसे वसूलने का धन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मुखिया आगे बढ़ते हुए दूध वाले लखन के पास पहुंचता है। अरे ओ लखन, क्या कर रहा है? जल्दी से चांदी के सिक्के निकाल। गांव में नई सड़क बन रही है, उसका फायदा तुझे भी तो होगा। ठीक है मुखिया जी, रुकिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। लखन पैसे लाकर दे देता है और मुखिया वहां से चला जाता है। तभी लखन की पत्नी ममता पीछे से आती है। ये क्या जी, आपने मुखिया को पैसे क्यों दिए? अरे, वो तो अच्छा ही कर रहे हैं ना, हमारे गांव के लिए सड़क बनवा रहे हैं। अरे जी, आप सठिया गए हैं क्या? वो पिछले महीने ही इस नाम से पैसे वसूल कर गया था। वो कोई मरम्मत नहीं कर रहा, वो तो बस हम लोगों को लूटता है। एक नंबर का लालची है। हे भगवान, वो इसका कभी भला नहीं करेगा। अच्छा, रहने दो भाग्यवान, उसे ऐसा करने में अच्छा लगता है तो हमें क्या। चिंता मत करो, हमारे पास हमारी धन्नो गाय है ना, वो इतना दूध देती है कि हमें पैसों की दिक्कत नहीं होगी। लालचियों को हम क्या ही कर सकते हैं। वक्त बीतता है और अचानक एक दिन लखन की गाय धन्नो दूध देना बंद कर देती है। ममता, देखो, इधर आओ। देखो, हमारी धन्नो को क्या हो गया है? इसने दूध देना बंद कर दिया है। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो इसने बच्चा दिया और बच्चा दिए जाने वक्त भी नहीं हुआ। लगता है ये बांझ हो गई है। हे भगवान, अब हमारा घर कैसे चलेगा? हमारी तो पूरी कमाई इस गाय पर टिकी है। दिन ब दिन लखन के घर की स्थिति खराब होने लगती है। एक दिन लखन परेशान बैठा था कि तभी ठाकुर वहां आ धमका। अरे ओ लखन, क्या कर रहा है? जल्दी मेरे पैसे दे। 2 महीने से तू टाल रहा है। अब मेरा सब्र खत्म होता गया। अब मेरा सब्र खत्म हो गया है। मैं कहाँ से लाऊं ठाकुर साहब? मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। अच्छा, पैसे नहीं दे सकता तो फिर ये गाय अब मेरी हो गई है, समझा?
इसे मैं अपने पास कैद करके रखूंगा। ऐसा मत करिए ठाकुर साहब, यही तो एक उम्मीद है। भले ही इसने दूध देना बंद कर दिया हो, पर यह फिर से दूध देगी। मैं इसे आपको नहीं दे सकता। मैं तेरी एक नहीं सुनने वाला। जब मेरे पैसे लाकर देगा तभी अपनी गाय ले जाना। चल भाग यहाँ से। ठाकुर जबरदस्ती गाय लेकर चला जाता है। ममता रोने लगती है। जी अब क्या होगा? हमारी धनों को ठाकुर ले गया। मुझे भी बहुत परेशानी हो रही है ममता, पर तुम चिंता मत करो। मैं आज ही काम की तलाश में जाता हूँ और किसी भी तरह पैसे जोड़कर अपनी धनों को वापस लेकर ही आऊंगा। लखन काम की तलाश में निकल पड़ता है। दिन ढल जाता है और आधी रात को जब पूरे गांव में सन्नाटा पसरा होता है, तभी एक घूंघट वाली औरत दबे पांव गांव की सड़कों से होते हुए एक तांत्रिक की कुटिया में पहुंचती है। आधी रात का समय है। तांत्रिक की कुटिया में दिए की लौ कांप रही थी। घूंघट वाली औरत यानी अंजलि तांत्रिक के सामने खड़ी है। तू जितनी कोशिश कर ले, तू सफलता के करीब नहीं जा सकती। नहीं, कोई तो रास्ता होगा, मुझे बताओ। मुझे वो शक्ति चाहिए। सोने की गाय का वरदान हासिल करने के लिए तुझे बहुत परिश्रम करने होंगे। वो कोई साधारण गाय नहीं, एक प्राचीन माया है। जो 10 वर्ष पहले किया था वही करूंगी, पर मुझे वो वरदान चाहिए। अंजलि वहां से चली जाती है। इधर 2 दिन बीत जाते हैं। लखन काम की तलाश में भटकता रहता है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो हार कर ठाकुर के पास अपनी गाय धन्नो को देखने पहुंचता है, लेकिन वहां का दृश्य देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। धन्नो मरी पड़ी है। नहीं, ये क्या ठाकुर साहब, आपने मेरी धनों को जान से क्यों मार दिया? अरे मैंने सोचा था ये दूध देती है, इसलिए मैं इसे उठा लाया था, लेकिन ये तो दूध देती ही नहीं थी। तो ऐसे बोझ को मैं अपना खाना खिलाकर क्यों पालता? इसीलिए मैंने इसे मार दिया। अब इसके शव को उठाओ और दफा हो जाए यहाँ से। लखन भारी मन से अपनी धन्नो के शरीर को घने जंगल में ले जाता है और मिट्टी खोदकर उसे दफन कर देता है। वो रोते हुए घर लौटता है। भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी धन्नो मेरी बचपन की साथी थी। वो गाय से ज्यादा मेरी दोस्त थी। अब वो भी मुझे छोड़कर चली गई। लखन घर पहुंचता है तो देखता है कि ममता आंगन में बैठकर रो रही थी। ममता, क्या हो गया? तुम क्यों रो रही हो? माँ कहाँ है? माँ कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? वो तुम्हारी माँ नहीं थी। वो एक डायन थी। वो अचानक एक विचित्र सोने की गाय बनकर गायब हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, माँ तो इंसान थी। सोने की गाय कैसे हो सकती है? मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। मैं अपनी माँ को ढूंढ कर लाऊंगा। लखन पागलों की तरह अपनी माँ को सब जगह ढूंढने लगा, पर वो कहीं नहीं मिलती। वो थक कर वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, मैंने सब जगह माँ को ढूंढ लिया। पता नहीं वो कहाँ और किस हालत में होगी। एक तरफ धनो चली गई और दूसरी तरफ माँ का कोई पता नहीं। ममता सा नाप शनाप क्यों बोल रही थी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। दिन बीतता है और आधी रात होते ही फिर वही घूंघट वाली औरत यानी अंजलि तांत्रिक की कुटिया में पहुंचती है। बस बहुत हो गया, मैं उसका काम तमाम कर दूंगी। अभी थोड़ा वक्त है, थोड़ा इंतजार करो। उसके बाद तुम जैसा चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है, लेकिन मैं अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। बस कुछ क्षण और, जैसा कि आपने बताया था। अगर उस दिन से एक दिन भी ज्यादा हुआ तो मैं नहीं रुकूंगी। तांत्रिक की कुटिया में षड्यंत्र की गूंज है। अंजलि के जाने से पहले तांत्रिक उसे आखिरी भरोसा देता है। हाँ, अब
तुम अपने मकसद के बहुत नजदीक हो, बस थोड़ा और इंतजार कर लो। तांत्रिक रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराने लगा और अंजलि वहां से चली गई। रात बीतती है और सुबह लखन उसी पेड़ के नीचे गहरी नींद में सोया मिलता है जहां वो रात को रुका था। तभी वहां से मुखिया गुजरता है। अरे ओ लखन, क्या हो गया रे तुझे? ये क्या पागलों की तरह पेड़ के नीचे सोया है? उठ जा। ये क्या? मैं लगता है इसी पेड़ के नीचे सो गया था। क्या हो गया है तुझे? देख रहा हूं कई दिनों से खोया खोया सा रहता है। अपने ऊपर ध्यान दे और घर जाकर सो जा। लगता है अपनी दुनिया में खोया रहता है। मुखिया वहां से चला जाता है। लखन उठकर खड़ा हो जाता है और दृढ़ निश्चय करता है। मैं तो माँ को ढूंढने निकला था, लेकिन यहीं सो गया। कोई बात नहीं, मैं अब घने जंगलों की तरफ जाऊंगा। शायद मेरी माँ वहीं होगी। लखन घने जंगलों की खान छानते हुए एक पुराने कुएं के पास पहुंचता है। अचानक उस कुएं के भीतर से ममता की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ, कोई है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कोई है मुझे बचाने वाला? अरे, इस कुएं के आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। फिर ये आवाज कौन दे रहा है? ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। ऐसा लग रहा है ये तो मेरी पत्नी ममता है। नहीं, पर वो यहाँ पर कैसे हो सकती है? तुम कौन हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ लखन। मैं इस कुएं में हूँ। तुम्हारे जाने के बाद उसने मुझे इस कुएं में फेंक दिया। क्या? किसने तुम्हें कुएं में फेंक दिया? रुको ममता, मैं तुम्हें अभी बाहर निकालता हूँ। लखन बिना सोचे समझे कुएं में कूद जाता है, लेकिन नीचे पहुंचते ही उसे वहां कोई नहीं मिलता। ये क्या? आवाज तो यहीं से आ रही थी, पर यहाँ तो ममता दिखाई नहीं दे रही। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मुझे बाहर निकलना होगा। लखन जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता है, अचानक कुएं की दीवारें पर बर्फ जमने लगती है। कुएं का पानी और हवा जमने लगती है। लखन का शरीर ठंड से अकड़ने लगता है। कोई है? बचाओ, बचाओ! ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर इस बर्फ में क्यों जम रहा है? कोई तो मेरी मदद करो, मैं मरना नहीं चाहता। तभी वहां से एक तपस्वी गुजरते हैं और लखन की पुकार सुनकर कुएं के पास आते हैं। पुत्र, तुम इस कुएं में कैसे चले गए? साधु महाराज, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। मैं तो अपनी पत्नी को बचाने आया था, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं है और मैं इस बर्फ में जम रहा हूँ। पुत्र, तुम्हें अपनी उम्मीद की लौ को जलाए रखना होगा, तभी तुम यहाँ से निकल सकते हो। यह सब माया का खेल है। हाँ, अगर मैं ये सोचूंगा कि ये ठंड नहीं है तो मैं इसे सहन कर सकता हूँ। ये सब सच नहीं है। जैसे ही लखन अपने मन को शांत करता है और सकारात्मक सोचता है, कुएं का वातावरण सामान्य हो जाता है। बर्फ गायब हो जाती है और उस कुएं के एक कोने में एक ओढ़नी और कुछ चूड़ियां मिलती हैं। ये ओढ़नी और चूड़ियां, ये तो पहले कभी देखी हुई लग रही हैं। लखन, अब तुम बाहर आ जाओ। साधु बाबा अपनी शक्तियों से लखन को कुएं से बाहर खींच लेते हैं। बाहर आकर लखन उन्हें सारी बात बताता है। साधु बाबा लखन का हाथ पकड़कर अपनी आंखें बंद करते हैं और भविष्य देखते हैं। पुत्र, जो जैसा दिखता है वो होता नहीं, इसलिए तुम्हें इस पहेली को सुलझाने के लिए उस रहस्यमय सोने की गाय तक पहुंचना होगा। वही असली कड़ी है। लखन वो ओढ़नी और चूड़ियां लेकर जंगल की गहराई में जाता है। अचानक उसे फिर से पुकार सुनाई देती है और अपना नाम गूंजते हुए मिलता है। ये कौन है जो मेरा नाम लेकर पुकार रहा है? ये क्या हो रहा है? तभी सामने उसे वही सुनहरी गाय खड़ी दिखती है। अरे, ये तो वही सुनहरी गाय है जिसे साधु बाबा ने मुझे हासिल करने को कहा था। चलो, इसके पास जाता हूँ। फिर जैसे ही वो करीब जाता है, उस गाय के शरीर के अंदर एक परछाई नजर आती है। क्या तुम वही डायन हो जो मेरी माँ बनकर मेरे घर में रह रही थी?
लखन की बात सुनकर वो सुनहरी गाय फूट फूट कर रोने लगती है। उसे रोता देख लखन हैरान रह जाता है। ये कैसे हो सकता है? एक गाय इस तरह फूट फूट कर कैसे रो सकती है? ये कैसे हो सकता है? ये समझ नहीं आ रहा कुछ मुझे। गाय के आंसू जैसे ही लखन के हाथ में मौजूद उस ओढ़नी और चूड़ियों पर गिरते हैं, एक तेज प्रकाश होता है। गाय गायब हो जाती है और उसकी जगह एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी खड़ी हो जाती है। ये क्या? तुम तो अब एक सुनहरी गाय थी ना, और अभी एक राजकुमारी में कैसे बदल गई? ये क्या हो रहा है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? लखन, मैं कोई गाय नहीं थी, बल्कि मैं हमेशा से एक राजकुमारी थी, लेकिन एक श्राप की वजह से मैं गाय के रूप में बदल गई। मुझे तुम्हारा पूरा सच जानना है। तुम कौन हो और ये सब तुम्हारे साथ किसने किया? मुझे सब बताओ। हाँ, क्यों नहीं, सुनो। ये उस समय की बात है जब मैं अपने राज्य के एक राजकुमार विनीत से बहुत प्रेम करती थी। रामगढ़ राज्य में राजकुमारी चंद्रलेखा की खूबसूरती की चर्चा चारों ओर थी। राज्य के सबसे शक्तिशाली और जादुई शक्तियों के मालिक राजकुमार विनीत उन्हें दिलो जान से चाहते थे। एक दिन दोनों तालाब के किनारे बैठे थे। राजकुमारी चंद्रलेखा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। तुम्हारी सुंदरता देखकर तो सभी तुम्हें पाना चाहते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारी सुंदरता के साथ साथ तुम्हारे दिल की सादगी बहुत पसंद है। इसलिए तो मैंने तुमको चुना है राजकुमार, क्योंकि आप सबसे अलग हैं। आपके पास इतनी अद्भुत जादुई शक्तियाँ होने के बावजूद आपने कभी उनका गलत इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, क्योंकि जादुई शक्तियाँ दूसरों की भलाई के लिए होती है, लेकिन आज मैं अपनी इन शक्तियों का उपयोग एक विशेष कार्य के लिए करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता, इसलिए मैं अपने वरदान से तुम्हें हमेशा के लिए अमर करना चाहता हूँ, ताकि मैं हमेशा तुम्हारा एक खूबसूरत चेहरा अपनी आंखों के सामने देख सकूं। पर राजकुमार, ये कैसे संभव है? मैं अमर कैसे हो सकती हूँ? हाँ, मैंने ऐसी शक्तियाँ हासिल की हैं जो मैंने केवल अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को ही दे सकता हूँ। राजकुमार विनीत मंत्र पढ़ने लगते हैं। अचानक एक तेज रोशनी फैलती है और चंद्रलेखा के शरीर में समा जाती है। अब से तुम अमर हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। यही मेरी जादुई अमानत है। वो दोनों प्यार भरी बातें कर रहे थे, तभी झाड़ियों के पीछे छिपी अंजलि यानी चंद्रलेखा की बहन ये सब देख लेती है। अच्छा, तो मेरी बहन इस राजकुमार के साथ प्रेम के गुल खिला रही, और राजकुमार ने इसे अमर होने का वरदान भी दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बचपन से ये मेरा हक छीनती आई है और हर चीज में मुझसे आगे रही, लेकिन अब और नहीं। राजकुमार को तो मैं ही पाऊंगी और ये अमरता वाला वरदान भी मुझे ही मिलेगा। मैं अपनी बहन को ये कभी हासिल नहीं करने दूंगी। अंजलि गुस्से में आग बबूला होकर राजमहल लौट जाती है। वहां उसे उसकी माँ रानी नैनावती मिलती है। क्या हो गया पुत्री? तुम बहुत परेशान दिख रही हो। तुम तो चंद्रलेखा के साथ गई थी ना? चंद्रलेखा कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। नहीं माँ, कुछ नहीं, बस थोड़ा सिर दर्द है और कुछ भी नहीं। चंद्रलेखा आ जाएगी ना, वो अपने काम में व्यस्त हो गई है। देखो, तुम्हारी बहन चंद्रलेखा की शादी के लिए मैंने राजकुमार विनीत को चुना है। हम सोच रहे हैं कि कुछ ही दिनों में उन दोनों का विवाह करवा दें। उसके बाद तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा राजकुमार ढूंढ लेंगे। अंजलि कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। सबको मेरी बहन की खुशियों की पड़ी है, मेरी खुशियों को तो किसी की फिक्र ही नहीं। अब मुझे अपनी खुशियां खुद ही ढूंढनी होंगी। आधी रात होते ही जब पूरा महल सो जाता है, अंजलि चोरी छिपे पिछले दरवाजे से निकल जाती है और घने जंगलों को पार करते हुए तांत्रिक की कुटिया में पहुंचती है। बताओ राजकुमारी, आधी रात को यहाँ कैसे आना हुआ? जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसके लिए तुम्हें इस वक्त मेरे पास आना पड़ा। मुझे अब और इंतजार नहीं करना। मुझे वो राजकुमार विनीत चाहिए। उसके पास ऐसी जादुई शक्तियां हैं जिससे मैं हमेशा खूबसूरत, शक्तिशाली
और अमीर रहूंगी। इसके लिए मुझे अपनी बहन को रास्ते से हटाना होगा। क्या तुम ये कर सकते हो? तुम ठीक कह रही हो। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है, उसके पास बहुत शक्तियां हैं। अगर वो तुम्हें मिल जाएं, तो तुम सच में बहुत शक्तिशाली हो जाओगे। तो बताओ, मुझे उसे कब और कैसे रास्ते से हटाना होगा? बस किसी भी तरह कल उसे मेरी कुटिया में ले आना, फिर देखना मैं कैसे उसकी सारी अमरता खींचकर तुम्हें दे देता हूँ और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ठीक है, मैं उसे कल यहाँ ले आऊंगी। अंजलि वहां से निकल जाती है। उसके जाते ही तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगता है। मूर्ख राजकुमारी, तुझे क्या लगा कि मैं वो शक्ति तुझे दूंगा? जैसे ही मैं उस अमर कन्या चंद्रलेखा की बलि दूंगा, मैं अपनी शक्तियां 100 गुना बढ़ा दूंगा। तूने तो मेरी दिल की बात कह दी। अब तो मेरे बल्ले बल्ले होने वाली है। अगली सुबह अंजलि एक बनावटी उदासी ओढ़कर चंद्रलेखा के कमरे में जाती है। क्या हो गया मेरी बहन? तुम आज इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? देखो बहन, मैं सोच रही थी कि हमने कभी साथ में वक्त नहीं बिताया। क्यों ना आज हम घने जंगलों की सैर के लिए चलें और थोड़ा समय साथ में बिताएं। हाँ, क्यों नहीं? तुमने इतने दिनों से मुझसे कुछ पूछा नहीं, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहती हूँ। चलो चलते हैं। दोनों बहनें राजमहल से निकलकर जंगल की ओर बढ़ती हैं। रास्ते में उन्हें एक साधु महाराज घायल अवस्था में जमीन पर पड़े मिलते हैं। अरे अंजलि, देखो वो साधु महाराज घायल हैं। मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। तुम कैसी बातें कर रही हो? हमें साथ में वक्त बिताना है। चलो मेरे साथ। उन बूढ़े साधु को छोड़ो। नहीं अंजलि, वे कष्ट में हैं। अगर मैं उनकी मदद नहीं करूंगी तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। तुम रुको, मैं अभी आई। राजकुमारी साधु के पास जाकर उन्हें सहारा देती है। उत्तरी, मेरे पैरों में बहुत गहरा जख्म है। बहुत दर्द हो रहा है। धैर्य रखिए साधु महाराज, मैं अभी औषधि लगा देती हूँ। चंद्रलेखा पास के जंगल से कुछ विशेष पत्ते तोड़कर लाती है और उन्हें साधु के जख्म पर लगा देती है। देखते ही देखते साधु का जख्म भरने लगता है। तुमने बहुत अच्छा कार्य किया बेटी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब भी तुम्हारे जीवन में कोई मुसीबत आए तो मेरा नाम ले लेना। भगवान तुम्हें उस मुसीबत से बचा लेगा। धन्यवाद साधु महाराज। अब मुझे अपनी बहन के साथ जाना है। पुत्री, जिस पर तुम इतना भरोसा कर रही हो वही तुम्हारा भरोसा तोड़ेगा, इसलिए किसी पर इतना भरोसा मत करना। आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा बाबा, लेकिन मुझे अब जाना चाहिए। साधु मुस्कुराते हुए गायब हो जाते हैं। चंद्रलेखा और अंजलि आगे बढ़ती हैं और अचानक तांत्रिक की कुटिया के पास पहुंचती हैं। ये क्या बहन, तुम यहाँ कुटिया के पास क्यों आई हो? हमें तो कहीं और घूमने जाना था ना। अब तुम कहीं नहीं घूम सकते, तुम्हें मरना होगा। तुम्हारी अपनी बहन ही तुम्हें यहाँ मरने के लिए लाई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अंजलि, तुम मेरी सगी बहन हो। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मुझे छोड़ दो। तुमने राजकुमार विनीत को मुझसे छीना है ना? उसकी अमरता की शक्ति तुम्हारे अंदर है। जैसे ही तुम मरोगी, मैं विनीत से वो शक्ति ले लूंगी और उससे शादी करूंगी। इसलिए तुम्हें रास्ते से हटाना ही होगा। हाँ, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। तांत्रिक अपनी चमचमाती तलवार निकालता है और जैसे ही चंद्रलेखा पर वार करने वाला होता है, चंद्रलेखा अपनी आंखें बंद कर लेती है। साधु महाराज, मुझे आपकी आवश्यकता है, मुझे बचा लीजिए। तभी अचानक एक तेज रोशनी फैलती है। तांत्रिक और अंजलि देखते ही रह जाते हैं कि चंद्रलेखा अचानक एक सुनहरी गाय में बदल जाती है और देखते ही देखते उनकी आंखों से ओझल हो जाती है। ये क्या हो गया? वो सुनहरी गाय बनकर कहाँ गायब हो गई? लगता है अब वो हम सबसे बच गई है। उसे हमें तलाश करना होगा। वो हम सबसे बचकर भाग गई है। अब क्या करूं? मुझे किसी भी तरह राजकुमार विनीत को पाना ही होगा। तभी पीछे से राजकुमार विनीत उसी जगह पहुंच जाते हैं। अंजलि, तुम यहाँ हो?
मैं राजकुमारी चंद्रलेखा को यहाँ आते हुए देखा था, इसीलिए मैं उसके पीछे पीछे आ गया। कहाँ है चंद्रलेखा? वो तो मेरे साथ नहीं आई थी। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है राजकुमार, तुम खामोखा परेशान हो रहे हो। नहीं, झूठ मत बोलो। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो तुम्हारे साथ ही महल से बाहर आई थी। फिर वो ऐसे अचानक कैसे गायब हो सकती है? कहीं तुम लोगों ने उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं किया ना? और तांत्रिक, मैं अपनी शक्तियों से कई बार तुम्हें देख चुका हूँ कि तुमने बेगुनाह रूहों के साथ बहुत गलत किया है। जल्दी बताओ मेरी चंद्रलेखा कहाँ है, वरना मैं अपनी शक्तियों से तुम दोनों को यहीं नष्ट कर दूंगा। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो राजकुमार, मैं तुम्हें सच बताती हूँ। चंद्रलेखा यही है। कहाँ है वो? सामने लाओ उसे। वो तो बाहर बगीचे में फूल तोड़ने गई है। मैं उसे जंगल के रंग बिरंगे फूल बहुत पसंद आते हैं, इसलिए वो बाहर चली गई। ठीक है, तो मैं अभी उसके पास जाता हूँ। राजकुमार विनीत बिना पीछे मुड़े तेजी से बगीचे की ओर जाने लगते हैं। तांत्रिक अचानक मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे विनीत की याददाश्त धुंधली होकर गायब होने लगती है। देखो, तुम्हें राजकुमार विनीत ही चाहिए था ना? मैंने इसकी याददाश्त मिटा दी। अब तुम इससे शादी करके अपना जीवन खुशी पूर्वक जी सकती हो। और जैसे ही तुम्हारी शादी के 21 वर्ष पूरे होंगे, उसके बाद तुम्हारी जो संतान होगी तुम उसकी बलि दे देना। उसके बाद तुम सर्वशक्तिशाली हो जाओगे। ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। फिर राजकुमारी अंजलि और विनीत शादी कर लेते हैं। विनीत, आज से तुम्हारा नाम लखन है और मेरा नाम ममता। हम दोनों अब से एक साधारण जीवन जिएंगे। किसी को पता नहीं चलेगा कि हमारी असली पहचान क्या है। और तब से तुम एक दूध वाले के रूप में साधारण जीवन जी रहे हो लखन के नाम से। और वो मेरी बहन अंजलि है जो तुम्हारी पत्नी ममता बनकर रह रही है। तुम दोनों की वजह से ही विनीत, तुम ही हो मेरे प्रेमी। ये बात सुनते ही राजकुमार विनीत की आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। क्या मेरी पत्नी ममता ने मेरे साथ इतना कुछ किया और मेरी सच्ची प्रेमिका तुम हो? लेकिन वो जो मेरी माँ है वो कैसे झूठ हो सकती है? तुम्हारी जो माँ है ना, वो भी एक छलावा है। वो कोई और नहीं बल्कि हमारे महल की एक दासी कुसुम है, जो मेरी बहन अंजलि की बातों में आकर तुम्हारी माँ बनकर तुम्हारे यहाँ रह रही है। उसे भी एक शक्ति चाहिए जिससे वो अपनी सुंदरता और कम उम्र वापस पा सके, इसलिए वो नाटक कर रही है। राजकुमार विनीत यानी लखन वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। ये सब क्या हो रहा है? यानी मैं इतने वर्षों से एक धोखे की जिंदगी जी रहा था। मेरी पत्नी ममता और मेरी माँ कुसुम, ये सब एक धोखा था। मुझे उन लोगों ने अंधेरे में रखा। मुझे माफ कर दो राजकुमारी। इतने वर्षों तक मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरा राज्य, मेरा परिवार और मेरा प्रेम कौन था। मैं तो बस एक दूध वाले की जिंदगी जी रहा था। मुझे लगा यही मेरा जीवन है। क्योंकि तुम इसी तरह वश में किए गए थे। और वैसे भी देखो, मैं एक जादुई गाय रही हूँ तो मैं भी इंसान बन गई। मेरे अंदर एक ऐसी जादुई शक्ति है जिससे मैं तुम्हें एक वरदान दे सकती हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? धन दौलत ऐशो आराम, तुम जो कहोगे मैं दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे साथ जो धोखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि तुम धोखेबाजों को अपने हाथों से जान से मार दो। क्योंकि जो तकलीफ तुमने झेली है और जो मेरे साथ हुआ है, उसकी सजा यही है। इसके बदले तो तुम कुछ और भी मांग सकते थे विनीत। आखिर तुमने उन दोनों को मारना ही क्यों चुना, वो भी मेरे हाथों से? क्योंकि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब तुम ही मेरे साथ हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। चंद्रलेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अचानक वहां राजकुमारी अंजलि यानी ममता और कुसुम पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो अपने असली रूप में आ गई। इतने सालों की हमारी मेहनत पर पानी फिर गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मंजिल के इतने नजदीक आकर इतना दूर नहीं भटक सकती। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी चंद्रलेखा। इतने वर्षों से मैं तुम्हें ढूंढ रही थी और आज तुम एक इंसानी रूप में सामने आ गई।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी सगी बहन मेरी होकर मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगी। मैं एक राजकुमार था, मेरे पास शक्तियां थी। अगर तुम्हें मैं पसंद था तो उसमें मेरी क्या गलती? मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था, लेकिन तुमने तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। देखा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे इस बार फिर से जवान होना है तो मुझे राजकुमारी अंजलि का ही साथ देना होगा। मुझे बस अमर होना है। मैं तो आपको अपना मान सम्मान समझती थी ना। आप हमारी दासी थी, लेकिन हमने हमेशा आपको अपनी माँ का दर्जा दिया। लेकिन आपने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। आपको तो इसकी सजा जरूर मिलकर रहेगी। तभी इतने में अंजलि आगे बढ़कर राजकुमारी चंद्रलेखा को मारने की कोशिश करती है कि तभी राजकुमारी चंद्रलेखा एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ती है। ठहर जा अंजलि, अपनी दुष्टता का फल चख। मंत्र के प्रभाव से राजकुमारी अंजलि वही पत्थर की मूर्ति बन जाती है। ये देखकर कुसुम के हाथ पांव कांपने लगते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई राजकुमारी, मुझे छोड़ दो। मुझे तुम्हारे अंदर तो जादुई शक्ति है ना, मुझ पर दया करो। अगर तुम चाहती तो मेरी बहन इतने गलत रास्ते पर नहीं जाती। अगर तुमने उसे सही राह दिखाई होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, इसलिए सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। इतना कहकर राजकुमारी चंद्रलेखा फिर से मंत्र पढ़ती है और देखते ही देखते कुसुम को भी वही पत्थर की मूर्ति बना देती है। आज मेरा बदला पूरा हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ राजकुमारी। आपको फिर से पाकर मेरी दुनिया पूरी हो गई। अब आपको अपने राज्य लौटना चाहिए राजकुमार। आपके माता पिता बहुत परेशान हैं। मैं जाऊंगा तो सही, लेकिन आपको भी अपने साथ लेकर चलूंगा, क्योंकि मैं अकेला अपना जीवन अब और नहीं बिताना चाहता। मैंने एक लंबा समय धोखे में बिताया है, लेकिन अब और नहीं, हकीकत के साथ जीवन बिताना चाहता हूँ मैं। हाँ, क्यों नहीं। मैं भी अब तुमसे विवाह करके खुशीपूर्वक अपना जीवन जीना चाहती हूँ। राजकुमारी चंद्रलेखा और राजकुमार विनीत का विवाह हो जाता है। वे वहाँ से खुशीपूर्वक निकल पड़ते हैं और राजकुमारी विनीत अपने राज्य लौटकर सुख शांति से अपना जीवन जीने लगते हैं।